आज से हम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको आज से हम पढ़ेंगे। ये जो है आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है जो आपको दिख रही हैं, इनकी डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अध्याय 1 की बात करें, इसमें हमें बात करनी है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखें रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जैसे Zn है प्लस H2SO4 है, जब ये आपस में क्रिया करते हैं, ये क्रिया कारक है, जब क्रिया कारक आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे Zn है, Zn जिंक को बोलते हैं, इसकी क्रिया मैंने H2SO4 से कराई तो ZnSO4 के साथ में जुड़ गया और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी क्रिया कारक का उत्पाद में परिवर्तित होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, ये परिवर्तन हो रहा है, Zn और H2SO4 मिले और उससे जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये जो परिवर्तन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब आप सोचेंगे ये कैसा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वो पुनः उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ओके, यहाँ पर जैसे बर्फ है, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है और बर्फ वापस से काय में परिवर्तित हो जाता है, पानी में, दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिससे ये पुनः वापस से उसी स्थिति में वापस लौट के आ जाए, तो उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जैसे दूध है, दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही पुनः दूध में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, तो इस टाइप का जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इनके जो सिंबल होते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी क्रिया कारक से उत्पाद। ये जो शुरू के होते हैं जो अभिक्रिया कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रिया कारक। क्या बोलते हैं इनको? क्रिया कारक। और उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ओके, क्रिया कारक को हम अभिकारक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पानी से बर्फ बन रही है और बर्फ से पुनः पानी, यानी यहाँ पर हमने उत्क्रमणीय का सिंबल लगाया। ऐसी अभिक्रियाएं आपसे पूछा जा सकता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए और उत्पाद पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाते हैं? उत्क्रमणीय। और इसको इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी पानी से बर्फ बन गई, बर्फ से पुनः पानी बन गया। जबकि जो भौतिक परिवर्तन तो हो गए, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें भौतिक ये जो क्रिया कारक है उससे उत्पाद तो बन जाएगा लेकिन उत्पाद पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे दूध से दही तो बन गया लेकिन दही पुनः दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे जो है उनको हम तीर से प्रदर्शित करते हैं और इन अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और इसे हम तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह की होती हैं, इनको हम एरो से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली यही रिएक्शंस और इनकी जो डेफिनेशंस है वो भी पूछी जाती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। फर्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण यानी समीकरण को क्या करना है हमको? संतुलित, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो क्रिया कारक होता है और जो उत्पाद होता है उनके द्रव्यमान समान हो, उनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी जितनी संख्या इधर है उतनी ही उधर होनी चाहिए। जैसे Zn है उससे SO4 मिल गया, ZnSO4 बना तो नया उत्पाद लेकिन संख्या जितनी इधर है उतनी ही उधर है। अब क्या बचा? H2, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यानी जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर है उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पर होना चाहिए, तो वो उसे हम संतुलित करना बोलते हैं। और इस तरह का जो समीकरण होता है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी डेफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे? ऐसे समीकरण जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद
द्रव्यमान भी समान हो और उनके जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या जो है वो भी क्या हो, समान हो, उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये उदाहरण मैंने उसमें भी समझाया था अभी पहले और वही उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी डेफिनेशन अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए देखिए अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए हम देखते हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, CH4 और ऑक्सीजन हमने यहाँ पर 2 ले लिए। अब इस C की हमने इससे क्रिया कराई तो क्या बना, CO2। आप यहाँ पर देखें तो कितने ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4। ये जो शुरू में लिखा हुआ है इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 4। तो अपन ने एक C है और उसके साथ में 2 O ले लिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 2H2 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन और बचे, 2 ले लिए तो 2 बचे। तो ये जो 2 ऑक्सीजन जो बचे हैं, 4 में से 2 इधर ले लिए थे, 2 बचे। तो यहाँ पर जो 2 है वो इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो 2H2 अपना बन गया। आ गया समझ में, यानी C के साथ 4 O थे तो उसमें से 2 O इसके साथ जुड़ गए और 4 हाइड्रोजन के साथ में 2 जुड़ गए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 अपने क्या हो गए, ऑक्सीजन। शुरू में अगर 2 लगा होता है तो वो इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। ऐसे ही ऊष्माक्षेपी, अब मैं डेफिनेशन के रूप में आपको बताना चाहूंगी। ऊष्माक्षेपी, ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें आपकी ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। यहाँ पर आप देखें तो ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को डेफिनेशन के रूप में कैसे बोलेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, क्रियाकारक जब आपस में मिलते हैं तो ऊष्मा क्या हो, बाहर निकले, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही हम देखें तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? तो श्वसन क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं तो भोजन करते हैं, भोजन अपना ग्लूकोज के रूप में रहता है। आप सब जानते हैं भोजन जब पचेगा तो कायम परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। हमने सांस ली तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन हमने ली, जब हम ऑक्सीजन लेंगे और ये भोजन है जो कि ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो गया है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो जब हमने इससे इसकी क्रिया कराई तो आप जानते हैं आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, प्लस आपका क्या निकलेगा, जल। ठीक है, ये 2 चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और उसके साथ ही आप जो काम करते हैं उसकी में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, हमें जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो हम भोजन करते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन भी क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। और श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनाते ही है, लेकिन साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप हम कार्य कर पाते हैं। इसलिए श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, अब ये ऊष्माक्षेपी का टॉपिक खत्म होता है। अब अपना तीसरा टॉपिक आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, ऊष्माशोषी नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊष्मा को शोषित करना, यानी ऊष्मा को अवशोषित करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+O2 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी जब हम क्रिया कराएंगे तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड NaOH, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसमें क्या होगी, वहां प्लस ऊष्मा हो रही थी, यहाँ पर हमें इस अभिक्रिया को कराने के लिए एक्स्ट्रा ऊष्मा लेनी पड़ेगी। इसलिए इस अभिक्रिया को हम इसमें माइनस से कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, इसमें बाहर ही निकल रही है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माशोषी। ये भी दो थे, तो मैंने शुरू में 2 लगा दिया। और N के लिए भी 2 हो गया और O के लिए भी 2 हो गया। इसमें ऊष्मा बाहर निकल गई, इसलिए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखें, नाम से ही समझ में आ रहा है विस्थापित होना, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज, विस्थापन और द्विविस्थापन। चलिए देखिए, अपन विस्थापन वो होती है जिसमें क्रियाकारक जो होता
है वो एक से दूसरे में विस्थापित हो जाए। जैसे हम देखें Fe प्लस CuSO4, ये दोनों हमने क्रिया कारक लिए हैं। ओके, अब जो हमने क्रिया कारक ये दोनों लिए हैं तो इसमें जो Fe है वो इसके जब मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe डाला तो Fe किससे जुड़ गया, SO4 से, विस्थापित हो गया, कॉपर से हट गया और SO4 से जुड़ गया। तो क्या बन गया, Fe के साथ में तो SO4 जुड़ गया और Cu क्या रह गया, अकेला रह गया। ओके, तो ये अभिक्रिया यानी डेफिनेशन के रूप में हम देखें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया कारक दो या दो से अधिक क्रिया कारक क्या हो, एक दूसरे से विस्थापित हो जाए। यहाँ पर अपन एक ही देखिए, यहाँ पर एक आयन विस्थापित होगा क्योंकि अपन एकल विस्थापन आएगा तो एक आयन विस्थापित होगा। इसकी जगह मैं अगर द्विविस्थापन की बात करूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये ले रहे हैं अपन द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरम क्लोराइड है ना, ये दो चीजें ली। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक आयन का विस्थापन किया था, दो या दो से अधिक क्रिया कारकों के मध्य एक आयन का विस्थापन हो तो उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर देखिए अपन Fe का SO4 से क्रिया कर रहे हैं और Cu अकेला रह रहा है, यानी दूसरे में कोई विस्थापन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही विस्थापित हुआ। यहाँ पर अपन दोनों का विस्थापन कर देंगे। ये देखिए Na और Cl ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये BaSO4 ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे क्रिया कारक है ना जो आपस में दो आयनों का विस्थापन करें, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, Na के साथ में कौन जुड़ रहा है, Cl, तो यहाँ पर आपका ये भी दो है, ये भी दो है, तो मैंने यहाँ पर दो लिख दिए और प्लस Ba के साथ में SO4 जुड़ गया तो यहाँ पर आपका हो गया BaSO4। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी और ये द्विविस्थापन, यहाँ पर दो आयनों का विस्थापन हो रहा है इसलिए हम इसे द्विविस्थापन कह रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक आयन का विस्थापन हो रहा है क्रिया कारक में, इसलिए हम इसको एकल विस्थापन कह रहे हैं। ओके, ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। अब अगला है अपना अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए देखिए अब हम अवक्षेपण क्या होता है। इसमें मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ अपन को जिससे ज्यादा रिएक्शंस याद नहीं करनी पड़े। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जब मैंने क्या किया, आप देखते हैं जैसे दूध है, दूध में अगर अपन नींबू मिलाते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है, फटा तो वो जो फटा हुआ भाग है वो पानी में घुलेगा नहीं, तो वो एक अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप जो कि पानी में अघुलनशील होता है। इसी तरह से क्या होता है, जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, आपस में फट जाते हैं, उनमें से अवक्षेप परिवर्तित हो जाते हैं जो कि पानी में अघुलनशील होता है। उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है वो, अवक्षेपण अभिक्रिया। वो रिएक्शन वही याद करनी है आपको, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, इसकी क्रिया हमने बेरियम क्लोराइड से करी तो 2 Na 2 Cl के साथ नमक बना लिया। आपको फॉर्मूले में आपको एक PDF फाइल में भेज दूंगी, आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये Ba के साथ में SO4 बेरियम सल्फेट ये आपका बन गया। ओके, तो ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में क्रिया करके अवक्षेप में परिवर्तित हो जाएं जो कि पानी में अघुलनशील होता है, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब अपना कौन सा टॉपिक है, उपचयन, ठीक है। चलिए अब अपन इसके बारे में समझें। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण के नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Zn+O2, अब इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, यानी Zn से ऑक्सीजन जुड़ गए, ZnO2। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अब हम अपचयन की बात करें, अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले, उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। उपचयन और अपचयन में यही अंतर है, उल्टी है, जस्ट एक दूसरे से अपोजिट है। Zn से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जुड़ेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया होगी, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल हम देखें 2Fe2O3, ये लिया मैंने हेमेटाइट एसिड। जब मैं इसकी क्रिया कराऊंगी तो यहाँ पर दो दूनी, ये दो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो Fe कितने, 2 दूनी 4, तो 4 Fe बन गया लोहा। Fe हम आयरन लोहे को बोलते हैं, और ऑक्सीजन अपने
तो ये 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 2 तिया 6, बात एक ही है, जितने यहाँ पर है उतने यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकल रहा है और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो वो उपचयन अभिक्रिया होगी और ऑक्सीजन अगर बाहर निकलेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों हो साथ में, ठीक है, जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए CuO प्लस H2, जब मैंने इसकी क्रिया कराई तो Cu तो अलग रह गया और H2 के साथ में कौन जुड़ गया? O। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें आप देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है यानी वहां पर क्या हो रहा है? अपचयन। ओके, अब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों चीजें दिख रही हैं, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है वियोजन और संयोजन। चलिए अब देखें, लास्ट टॉपिक है अपना। इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि अगली क्लास में हम रिएक्शंस को संतुलित करना देखेंगे कि किस तरह से इनको संतुलित करते हैं, तो उसके लिए ये चीजें आनी चाहिए। वियोजन, वियोजन अभिक्रियाएं नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें वो टूटे। वियोजन मीन्स टूटना। तो CaCO3 जो होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे, CaCO3 चूने का पत्थर होता है, जब आप इसे गर्म करोगे तो ये क्या हो गया? टूट गया। Ca के साथ में एक O जुड़ गया और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कितने थे? 3 थे, 3 में से मैंने एक ऑक्सीजन Ca के साथ में जोड़ दिया तो CaO हो गया और यहाँ पर कितने? एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा है तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बचा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो वियोजन मीन्स जो एकल अणु होता है उसका 2 या 2 से अधिक जो अणु होते हैं उनमें टूटना। जैसे अपन देखें CaCO3 था, वो क्या में कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो आपस में ये टूट जाए, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में जो होते हैं 2 या 2 से अधिक उत्पाद, यहाँ पर ये जो है क्रियाकारक, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक में हम 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ जाए। यहाँ पर जैसे ये C ये वाला जो O है मैं वापस से इसमें जोड़ दूं। संयोजन में जुड़ना। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखो एक ही उत्पाद बन रहा है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा क्रियाकारक भी ले सकते हैं हम। वो अगर आपस में जुड़ते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जस्ट अपोजिट क्या होता है? वियोजन। वियोजन इसी का ही उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, यानी एकल क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाए यानी टूट जाए, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और ये दोनों क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग रिएक्शन संतुलित करना देखेंगे।